हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखो, विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा होती है वो होती है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखे किसी अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, तो यह प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे हमने मान लिया कि ये क्यों आवेश यहाँ स्थित है और इसके विद्युत क्षेत्र में इसके चारों ओर का एक ऐसा निश्चित क्षेत्र होगा। उस क्षेत्र में एक अन्य आवेश, परीक्षण आवेश बोल रहे हैं, जिसे हम Q0 ले करके आते हैं। परीक्षण आवेश पॉजिटिव है तो उस पर विद्युत बल बाहर की ओर लगता है, तो बल का अनुभव होता है। तो यह प्रथम आवेश का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, अगर दोनों आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो उन पे बल बाहर की ओर, दूर की ओर लगेगा। अगर हम मान लें कि एक अन्य आवेश है वो ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो उस पर बल की डायरेक्शन उसी आवेश की ओर होगी, अलोंग द लाइन होती है, अर्थात दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, उसी पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। ठीक है। अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो वो होती है एकांक धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अगर हम Q0 को मान लें कि ये +1 चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड क्या मान लिया हमने? वो मान लिया हमने +1, यानी कि इकाई या एकांक धनावेश। तो विद्युत क्षेत्र में इस एकांक धन आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वह बल ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अच्छा, सपोज कीजिए कि इस Q0 आवेश और Q आवेश के मध्य बल F लग रहा है, तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। ठीक है। या मैग्नीट्यूड में बात करें तो वो हो जाएगा F इक्वल टू E इक्वल टू F अपॉन Q0। क्योंकि ये सदिश राशि है इसलिए हम इस पे वेक्टर लगा सकते हैं। अच्छा, देखो 3 पॉइंट और मैंने इसके विषय में लिखे हैं। तो पहली बात, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है, इसका मतलब इस पर हम वेक्टर लगा सकते हैं। सदिश राशि होगी तो इसकी एक निश्चित दिशा होगी। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो होती है बाहर की ओर, जबकि जो अपना ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उस पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो चार्ज के अंदर की ओर होती है, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? त्रिज्य बोलते हैं। रेडियली होती है। कैसे होती है? रेडियली। डायरेक्शन प्लस के लिए आउटवर्ड और माइनस के लिए इनवर्ड होती है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक देखें तो ये बहुत सिंपल है, जैसा कि यहाँ फॉर्मूले में हम देख रहे हैं E इक्वल टू F अपॉन Q0। तो F हो गया क्या? न्यूटन, और Q हो गया कूलाम। तो इसका ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलाम, या फिर हम इसे दूसरा मात्रक भी बोल सकते हैं वोल्ट पर मीटर, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की विमा क्या होती है? तो विमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम बल की विमा और आवेश की विमा रख लेते हैं। तो बल की विमा होती है M1 L1 T-2 अपॉन
आवेश की विमा होती है, आवेश की विमा होती है AT, यानी कि A1 T1। इसे जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन गया M1 L1 T-3 A-1। तो ये क्या बन गई, इसकी विमा बन गई। ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी जो प्लस क्यू आवेश के कारण से डायरेक्शन हमने यहाँ देख ली कि वो कैसे होती है, आउटवर्ड होती है, बाहर की ओर। त्रिज्य होती है, त्रिज्य शब्द बोलना जरूरी है, त्रिज्य होती है बाहर की ओर। और ऋण आवेश के लिए त्रिज्य होती है दिशा अंदर की ओर, अर्थात आवेश की ओर होती है। ठीक है। या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये है Q ग्रेटर देन 0, तभी तो पॉजिटिव चार्ज होगा जब Q की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। और इसके लिए हम लिख सकते हैं Q लेस देन 0। Q लेस देन 0 का मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू छोटी है। ठीक है। अच्छा देखो, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, तो पॉजिटिव चार्ज से जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो होती है ये आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उससे जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो होती है इनवर्ड, यानी कि अंदर की तरफ। जो F होता है वो इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्रॉस गुना कर दें तो ये हो जाएगा F इक्वल टू Q0 E वेक्टर। इसी तरह यहाँ से फोर्स हो जाएगा Q0 E वेक्टर। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए बल और विद्युत क्षेत्र दोनों ही बाहर की तरफ, जबकि नेगेटिव चार्ज के लिए बल और विद्युत क्षेत्र दोनों ही अंदर की तरफ होते हैं। देखो, अब हम एक बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। इसके लिए हमने मान लिया कि बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और इससे R दूरी पर P बिंदु है जहां अपना परीक्षण आवेश Q0 रखा है, जिस पर Q आवेश के कारण से F बल लग रहा है बाहर की ओर। तो इस बल की गणना हम कर सकते हैं, वो होगा अपना कूलाम के नियम के अनुसार Q0 पर बल होगा और वो बल होगा F इक्वल टू K Q0 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, उसका स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर हमने जो अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बनाई उससे वो हो जाएगा E इक्वल टू F अपॉन Q0। ठीक है। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो मैं यहाँ भी वेक्टर लगा देता हूँ और यहाँ चार्ज पे तो लगा नहीं सकते, इसलिए हम F वेक्टर की ही डायरेक्शन में एक ले लेते हैं, क्या, R कैप। तो यहाँ इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 से मान रख देते हैं, तो अपने पास बन गया E वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन Q0 तो अलग रख लेते हैं और F की वैल्यू है यहाँ से K Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया और ये बचा E वेक्टर इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप।
ये अपने पास एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ से देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल है। और इसको अगर हम ग्राफ से दिखाएं तो जैसे हम ग्राफ बनाते हैं ई वेक्टर और आर वेक्टर में, डिस्टेंस आर और ई के बीच में ग्राफ हमें व्युत्क्रमानुपाती संबंध का प्राप्त होगा, यानी कि वो कुछ इस तरह से होगा। अगर हम E और 1/r के बीच में ग्राफ बना लें तो फिर वो हमें 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ बना लें तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यानी कि कुछ इस तरह से। ठीक है, तो वो हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगा। देखो, अब हम बात करते हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं कि कोई आवेशों का निकाय है और उसमें बहुत सारे चार्ज स्थित हैं। ठीक है, ये आवेशों का निकाय है जिसमें Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn चार्ज हैं वो रखे हुए हैं। और इसमें एक कोई पॉइंट है P अपने पास, वहाँ हमें क्या निकालना है, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होता है। यानी कि अगर हम मान लें कि Q1 के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है E वेक्टर, Q2 के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है E2 वेक्टर, Q3 आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E3 वेक्टर डैश डैश डैश, nवें आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर है En वेक्टर। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होती है। तो ये हो गया अपने पास इसका सदिश योगफल। और अगर हम इसको सूत्र में लिखें तो E1 हो जाएगा, ये डिस्टेंस हम इन सब के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं R1, R2, R3 डैश 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 Rn तक। ठीक है, तो ये हो गया K Q1 अपॉन R स्क्वायर R1 कैप प्लस K Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस K Q3 R3 स्क्वायर R3 का कैप प्लस डैश 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 K Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn का कैप। ठीक है, तो इन सब का हमने वेक्टर सम कर दिया, सदिश योगफल कर दिया, तो ये जुड़ गए। अब हम इसको फाइनली समेशन में अगर लिख लें तो ये हो गया अपने पास, K तो बाहर निकाल सकते हो, कांस्टेंट है सब जगह से, तो K तो चलो बाहर हो गया। तो ये हो गया समेशन QI RI कैप अपॉन RI का स्क्वायर एंड I गोइंग टू 1 to n। ठीक है, इस तरह से आप इसे समेशन में भी दिखा सकते हो। अच्छा, अगर हमें दो आवेशों के कारण से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो आपको याद होगा जो कक्षा 11 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था उसी के आधार पे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E2।
इन दोनों का जो रिजल्टेंट परिणामी होगा वो होगा इन दोनों के बीच में कहीं पर। हम मान लेते हैं E1 और E2 का जो एंगल है वो है कितना, थीटा है, और E1 E के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है, वो अल्फ़ा है। तो E1 और E2 का जो रिजल्टेंट होता है वो हम लिखते हैं किससे, वो लिखते हैं E इक्वल टू रूट ऑफ E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। ये कोई नया सूत्र नहीं है, इस सूत्र को पहले भी आप पढ़ चुके हो, यानी कि इसके बारे में आपको जानकारी है। इसी तरह से अगर हम अल्फ़ा के लिए लिखें तो वो होता है अपने पास tan अल्फ़ा इक्वल टू E2, जिसके साथ एंगल बन रहा है उसको अलग छोड़ देते हैं, है ना, और दूसरी तरफ चले जाओ तो ये हो गया E2 साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 कोस थीटा। ये अल्फ़ा ज्ञात करने का सूत्र होगा। अगर यही फॉर्मूला हम लिखते इस तरफ से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि ये E2 के साथ कितना एंगल बन रहा है, बीटा, तो फिर मैं लिखता tan बीटा इक्वल टू E1 साइन थीटा अपॉन E2 को हम अलग कर देते प्लस E1 कोस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से इनका रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। अब आप लोग हमें एक रिलेशन है वो बताइएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के लिए ही हम इस फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि E1 है वो भी E है और E2 है वो भी E है, सेम है, तो इनका रिजल्टेंट हो गया, वो हो गया यहाँ E डैश मान लेते हैं कुछ। तो उस परिस्थिति में एंगल अगर हम चेंज करते चले जाएं, जैसे मैं यहाँ एक टेबल बना देता हूँ, E1 E2 और इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा, तो हम निकाल रहे हैं कि रिजल्टेंट क्या होगा। तो जैसे ये हो गया E, E2 भी हो गया E, थीटा ले लेते हैं हम 0, तो आपको बताना है E की वैल्यू कितनी होगी। इसी तरह से ये भी E और ये भी E, ये ले लिया हमने कितना, 30 डिग्री। इसी तरीके से ये भी मैं लिख देता हूँ 60 डिग्री और आपको E की वैल्यू बतानी। इसी तरीके से अगर हम कुछ और लिख लें तो जैसे ये E और ये 90 डिग्री, तो आपको ये बताना है E 180 E और ये हो गया 360। ठीक है, आप इन सब को सोल्व करना और इनकी वैल्यू है वो बताना। जैसे मैं आपको एक सोल्व करके दिखा देता हूँ। पहला वाला तो ये हो गया E इक्वल टू रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 0। cos 0 1 होता है, तो ये हो गया अपने पास रूट ऑफ E स्क्वायर 2E स्क्वायर प्लस ये भी हो गया 2E स्क्वायर, cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो फाइनली अपने पास ये बना रूट ऑफ 2 and 2 4 E स्क्वायर।
हम इसको रूट से बाहर ले लेते हैं तो 4 का रूट हो गया 2 और ई स्क्वायर हो जाएगा ई। तो फाइनली आंसर अपने पास में आया कितना, 2e। आपको हमें इन सभी की वैल्यू यहाँ निकाल के बतानी है कि 360 तक वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या आने वाली है। ठीक है, ओके, थैंक यू।